अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मंजूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्ट मैथ्स। व्यूअर, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर 13 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले हर लेक्चर की अपडेट आपको मिलती रहे। जी व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, इसमें यूज होने वाले कुछ मेन बातें जो हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और उनमें सबसे मेन जो बात है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज। अब पहले तो ये देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं इनके अंदर डोमेन और रेंज के रेस्पेक्ट से रिलेशन क्या होता है। सपोज कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है और इसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, तो इन दोनों की डोमेन और रेंज में रिलेशन क्या होगा। जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज बन जाती है और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इनवर्स की डोमेन बन जाती है। मतलब जो साइन एक्स की डोमेन होगी वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज बन जाएगी और जो साइन एक्स की रेंज होगी वो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह बाकी भी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनसे रिलेटेड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें भी इसी तरह ये रिलेशन मेंटेन रहेगा। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस किस तरह से हैं। सबसे पहले यहां पर तो मैं फंक्शंस लिखूंगा और इसके सामने डोमेन लिखूंगा और यहां पर मैं रेंज लिखूंगा। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं डिस्कस करने लगा हूं वो है जी साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स की डोमेन जो हम यूज करते हैं जी साइन, चूंकि यहां देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यूज होने वाला जो वेरिएबल है ये बता रहा है कि डोमेन, ये चूंकि एक्स यहां पर जो यूज हो रहा है ये डोमेन के लिए यूज हो रहा है और इसको यहां पुट करने के बाद जो आउटपुट आएगी सारी वो y की इक्वल है, तो इसका मतलब है y रेंज के लिए यूज हो रहा है। तो जो साइन x की डोमेन है वो हम इस तरह से यूज करते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू +π/2 और जो साइन x की रेंज है y के लिए वो इस तरह से लिखेंगे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू +1। यानी मतलब ये है कि साइन की जो रेंज है वो -1 से पीछे नहीं जा सकती या +1 से आगे नहीं जा सकती, इसी इंटरवल के अंदर साइन की रेंज रहती है। अब यहां पर इसी के साथ इसके इनवर्स को डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है इसमें देखें तो डोमेन क्या होगी। इससे पहले अभी हमने यहां पर डिस्कस किया है कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है। तो सिंपली साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज लिखते हुए इस जो फंक्शन की रेंज थी उसे डोमेन बना देंगे और जो फंक्शन की डोमेन थी उसे रेंज बना देंगे। क्योंकि डोमेन के लिए हम वेरिएबल एक्स यूज कर रहे हैं, रेंज के लिए वेरिएबल वाई यूज कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1 और रेंज लिखते हुए y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू +π/2। तो ये आपके पास साइन इनवर्स x की डोमेन और रेंज आ गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी cos x को। cos की डोमेन होती है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू π और cos की रेंज जो है वो साइन की रेंज जैसी ही है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1 और इसके साथ ही हम इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज इस तरह से लिख सकते हैं, इनको इंटरचेंज करते हुए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1 और cos इनवर्स x जो है इसकी रेंज जो है वो cos x की डोमेन होगी, तो इसको लिख सकते हैं y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू π। तो इस तरह से ये हमारे पास cos इनवर्स x की डोमेन और रेंज आ गई। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये फंक्शन वो है tan ऑफ x। tan x की डोमेन होती है साइन जैसी है, लेकिन साइन के अंदर चूंकि क्लोज्ड इंटरवल होता है tan के अंदर ये इंटरवल
ओपन हो जाता है x ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। और tan की जो रेंज है ये -∞ से +∞ तक ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिख लें या इसे सेट ऑफ रियल नंबर लिख लें, इस तरह से लिख सकते हैं जी। तो इसी से हम इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज इस तरह से लिख सकते हैं, y = tan इनवर्स ऑफ x अगर हो तो tan इनवर्स x की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगी और जो रेंज है वो हमारे पास x ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2 ये बन जाएगी। सिंपली tan x की डोमेन और रेंज जो है वो इंटरचेंज किया है tan इनवर्स x के साथ। इसी तरह जी नेक्स्ट अगर मैं फंक्शन y = cot ऑफ x, cot ऑफ x जो है जी इसकी डोमेन x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई ये है जी, ये निकाल जैसी है ओपन फॉर्म के अंदर, और रेंज जो है ये इसकी सेट ऑफ रियल नंबर या इसे आप ओपन इंटरवल -∞ से +∞ तक ये लिख सकते हैं। और इसी की मदद से आप cot इनवर्स x जो है उसकी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं, सिंपली इनको इंटरचेंज करते हुए। सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन हो जाएगी cot इनवर्स x की, और इसकी रेंज जो है वो y ग्रेटर देन, सॉरी यहां पर चेंज कर लेंगे डोमेन, रेंज के लिए हम y यूज कर रहे हैं, y ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। और इसके बाद नेक्स्ट y = secant ऑफ x, ये मैं फंक्शन ले रहा हूं। अब secant को अगर आप देखें तो secant को आप लिख सकते हैं y = secant x 1/cos x की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी secant की डोमेन वही होनी है जो cos की डोमेन होनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जहां पर cos ने 0 हो जाना है वहां पर इस फंक्शन ने अनडिफाइंड हो जाना है, इंफिनिटी हो जाना है। तो अब cos की डोमेन चूंकि 0 से पाई तक है, cos की डोमेन हमारे पास 0 से पाई तक है, और इसके दरमियान एक ऐसा नंबर है π/2 जिसको अगर हम यहां पर पुट करें तो cos π/2 0 बनेगा, 1/0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी secant की डोमेन जो है वो cos जैसी ही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है secant का, इस वजह से ये पॉइंट डोमेन में से निकल जाएगा। तो secant की डोमेन फिर ये बनी x ग्रेटर देन r = 0 लेस देन r = पाई, बट x इज नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि इस पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। और secant की जो रेंज है वो cos की रेंज का रिवर्स होगी, और cos के लिए चूंकि रिलेशन है यहां पर कि cos की रेंज जो है वो y ग्रेटर देन r = -1 y लेस देन r = +1 है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो -1 से पीछे और +1 से आगे वाली सारी रेंज जो है वो secant के अंदर शामिल हो जाएगी। और इवन ये जो -1 है ये भी secant की रेंज में शामिल है, और +1 जो है वो भी secant की रेंज में शामिल है, क्योंकि अगर आप x की जगह पाई पुट करें तो 1/cos ऑफ पाई जो है ये नीचे -1 होने की वजह से आंसर -1 बन जाना है, तो इसका मतलब है -1 secant की रेंज के अंदर शामिल है। और इसी तरह अगर आप x की जगह 0 पुट करें जो कि डोमेन में मौजूद है, तो 1/cos 0 का आंसर 1/1 बनना है जो कि 1 है। तो इसका मतलब है कि +1 भी secant की रेंज में शामिल है और -1 भी secant की रेंज में शामिल है। तो secant की रेंज हमारे पास ये बनेगी y लेस देन r = -1 एंड y ग्रेटर देन r = +1। ये सारी वैल्यू जो हैं वो secant की रेंज के अंदर शामिल हो जाएंगी, और इसकी मदद से हम secant इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। तो अगर आप हमारे पास फंक्शन ये हो y = secant इनवर्स ऑफ x, तो इसकी डोमेन और रेंज लिखते हुए हम इस तरह से लिख सकते हैं x लेस देन r = -1 एंड x ग्रेटर देन r = +1, और इस डोमेन को यहां पर रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा y ग्रेटर देन r = 0 लेस देन r = पाई, बट y इज नॉट इक्वल टू π/2। ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई है जी secant इनवर्स तक। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है y = को secant ऑफ x
कोसेकेंट एक्स की डोमेन और रेंज जो है, अगर इसको निकालना हो तो कोसेकेंट को देखें, लिखा जा सकता है 1/sin ऑफ एक्स, मतलब कोसेकेंट की डोमेन साइन जैसी ही होनी है, लेकिन चूंकि साइन की डोमेन जो है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक है, दोनों एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं। और इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है 0, जिसको अगर आप इसके अंदर पुट करें तो 1/sin 0, 1/0 बनना, 1/0 का आंसर अनडिफाइंड हो जाना। इसका मतलब है कोसेकेंट की डोमेन सारी साइन जैसी है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिस पर कोसेकेंट अनडिफाइंड हो जाता है और वो पॉइंट है 0। तो कोसेकेंट की डोमेन फिर इस तरह से लिखेंगे, x greater than or equal to -π/2, less than or equal to +π/2, but x is not equal to 0। और बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे मैंने यहां ऊपर सीकेंट के लिए लिखा है, कोसेकेंट के अंदर भी जो रेंज है वो साइन का रिवर्स होनी है, और चूंकि cos और साइन की रेंज सेम है तो यहां भी आपके पास वही रिलेशन बनना है जो ऊपर सीकेंट के लिए बना था। तो रेंज के अंदर वैल्यू आ जाएगी y is less than or equal to -1 and y is greater than or equal to +1। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज आई है जी कोसेकेंट x की, और इसकी मदद से अब हम डोमेन और रेंज निकालेंगे कोसेकेंट इनवर्स की। कोसेकेंट इनवर्स x की डोमेन और रेंज निकालने के लिए आप कोसेकेंट की डोमेन और रेंज को यहां पर उल्टा दें तो इसकी डोमेन बन जाएगी आपके पास x is less than or equal to -1 and x is greater than or equal to +1, और रेंज के लिए आप लिखेंगे y is greater than or equal to -π/2 less than or equal to +π/2, but y is not equal to 0। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज आ गई हैं। एमसीक्यूज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो बार बार यूज होगी उनमें 3 मेन हैं। साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स की डोमेन बहुत यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos एक्स की डोमेन बहुत यूज होगी, और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan एक्स की डोमेन बार बार यूज होगी। जी व्यूअर्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। शॉर्ट सिलेबस के रेस्पेक्ट से जो हमने सिलेबस डिस्कस करना है उसमें क्वेश्चन 1 का यहां मैं थर्ड पार्ट पहले डिस्कस करने जा रहा हूं। हमें फाइंड करना है कि cos इनवर्स ऑफ √3/2 ये किसकी इक्वल होगा। तो ऐसी तमाम वैल्यूज जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो, ये याद रख लें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल देता है। तो आप इसको किसी एंगल की इक्वल सपोज कर लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो दूसरे लफ्जों में हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी वैल्यू निकालने का मतलब यही है ना, जिसकी इक्वल सपोज किया है उसकी वैल्यू निकालना। अब यहां से अगर cos इनवर्स x को आप इधर शिफ्ट करें, cos इनवर्स को, ये बन जाएगा cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब चूंकि अल्फा cos की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो हम इस तरह लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई। अब हमें यह बताना है कि इस डोमेन के अंदर वो कौन सा अल्फा है जो √3/2 की इक्वल होता है, यानी वो कौन सा एंगल है जिसको यहां पर पुट करें अल्फा की जगह तो उसका आंसर √3/2 आ जाए। अब ये दो तरह से आप लिख सकते हैं, एक तो आप टेबल में भी पढ़ के आए हैं चैप्टर 9 के अंदर, या दूसरा ये है कि यहां डायरेक्ट आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। तो टेबल से देखें तो वो कौन सा एंगल है जिस पर cos की वैल्यू √3/2 होती है, वो एंगल है जी 30 डिग्री। 30 डिग्री पर cos की वैल्यू √3/2 होती है, और 30 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं π/6। तो इस तरह से आपके पास ये एंगल जो है वो π/6 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जी जिसमें हमें फाइंड करना है tan इनवर्स ऑफ -1/√3। तो सबसे पहले इसे सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा की इक्वल है, लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/√3। tan इनवर्स को यहां शिफ्ट करें तो ये बन गया tan अल्फा इज इक्वल टू -1/√3। अल्फा चूंकि tan की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा के लिए लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। tan की डोमेन हमने यूज कर ली है। अब हमें देखना है कि वो कौन सा एंगल है
कि जिसको tan के अंदर पुट किया जाए तो उसका आंसर -1/√3 आ जाए। एक तो बात ये है कि यहाँ जो माइनस आ रहा है इसको यहां से आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स हो या sin इनवर्स हो, ये बाद में हम प्रूफ भी देखेंगे इनके कि tan इनवर्स या sin इनवर्स के अंदर अगर माइनस आए तो माइनस बाहर आ जाता है। यानी जब आप इसमें से एंगल निकाल रहे होंगे तो ये जो माइनस tan इनवर्स के अंदर आ रहा है या इसी तरह से sin इनवर्स के अंदर आएगा, उसमें से माइनस को आप बाहर में लिख लेंगे। अब आप यहां सिर्फ ये देखना रह गया है कि कौन सा एंगल है जिस पर tan की वैल्यू 1/√3 होती है। तो टेबल में अगर आप वैल्यू देखें तो tan 30 डिग्री के ऊपर वैल्यू 1/√3 देता है। तो यहां पर माइनस तो बाहर आ गया, बाकी 1/√3 वैल्यू 30 डिग्री पर आती है जो कि रेडियन में π/6 की इक्वल है। तो इस तरह से आपको ये एंगल पता चल गया कि अल्फा -π/6 है जिस पर tan की वैल्यू -1/√3 बनती है। नेक्स्ट पार्ट है जी जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos इनवर्स ऑफ 1/2। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा की इक्वल है, लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। cos इनवर्स को यहां शिफ्ट कर दें तो cos अल्फा 1/2 की इक्वल आ गया। अब चूंकि अल्फा cos की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा के लिए लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई, cos की डोमेन लिख दी। अब हमें देखना है कि वो कौन सा एंगल अल्फा है जिसको cos के अंदर पुट करें तो आंसर 1/2 आता है। तो टेबल में देखें तो cos की वैल्यू 1/2 जो है वो 60 डिग्री पर है, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री होगी जिसको रेडियन में लिख सकते हैं π/3। नेक्स्ट 6 पार्ट है जी जिसके अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब सबसे पहले इसे सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा की इक्वल है, let alpha is equal to tan inverse of 1/√3। tan इनवर्स को यहां शिफ्ट करें, tan alpha is equal to 1/√3। अब चूंकि अल्फा tan की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। tan की डोमेन लिख दी है यहां पर भी। अब देखना यह है कि वो कौन सा एंगल है जिसको tan के अंदर पुट करें तो आंसर 1/√3 आता है। तो टेबल में आप देख लें जी कि अगर आप एंगल 30 डिग्री यूज करें तो 30 डिग्री पर tan की वैल्यू 1/√3 बन जाती है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास π/6 आ गई। नेक्स्ट 9 पार्ट है जी जिसमें हमें वैल्यू निकाली है sin इनवर्स ऑफ -1/√2। इसकी सबसे पहले सपोज कर लें कि ये वैल्यू अल्फा की इक्वल है, लेट अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ -1/√2। साइन इनवर्स को यहां शिफ्ट कर दें, साइन अल्फा बन जाएगा और यहां वैल्यू आ जाएगी -1/√2। अब चूंकि अल्फा साइन की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा के लिए लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू +π/2। साइन की डोमेन लिख दिया साथ। और जैसे आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा हो या tan इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा हो तो ये माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो वो कौन सा एंगल है जिसको साइन में पुट करें तो आंसर -1/√2 आ जाए। उस एंगल अल्फा को निकालते हुए ये माइनस तो बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये चेक करना रह गया कि वो कौन सा एंगल है जिसको साइन के अंदर पुट करें तो आंसर 1/√2 आ जाए। 1/√2 साइन 45 पर होता है, यानी 45 को आप रेडियन में π/4 लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू बन गई -π/4 जी। नेक्स्ट मैं पहले क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने जा रहा हूं जी, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ 1/√2। तो इसको भी क्वेश्चन 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसे आप अल्फा की इक्वल सपोज कर लें और फिर इसके अंदर पुट करते हुए देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या बनती है। उस रिजल्ट को हमने फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले सपोज करते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। यहां से साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करें तो साइन अल्फा बन गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। अब चूंकि अल्फा साइन के डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू +π/2। तो
देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। तो टेबल में साइन की वैल्यू एंगल के लिए 45 है जिस पर साइन का आंसर 1/√2 होता है, यानी π/4 पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब इसी अल्फा के ऊपर हमने cos को ऑपरेट करना है, या ये समझें कि यहां अल्फा की जगह पहले वैल्यू पुट कर दें जो कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की इक्वल थी। हमें अंदर वाले पोर्शन की वैल्यू पता चल चुकी है, अब सिर्फ इसके ऊपर जो बाहर रेशो आ रही है वो दोनों साइड पर ऑपरेट कर देते हैं। तो चूंकि बाहर cos आ रहा है तो दोनों साइड पर cos को ऑपरेट कर दें। तो cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू cos ऑफ π/4। cos 45 पर अगर आप टेबल से चेक करें तो ये 1/√2 की इक्वल है, यानी इस सारी वैल्यू का आंसर 1/√2 आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ √3/2। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स में आ रहा है, तो इससे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा की इक्वल है। लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब यहां से cos इनवर्स को इधर शिफ्ट करें तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई √3/2। अल्फा cos की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई। अब वो कौन सा एंगल है जिस पर cos की वैल्यू √3/2 होती है? टेबल से अगर देखें तो cos 30 डिग्री पर √3/2 की इक्वल होता है, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री जिसको रेडियन में π/6 लिख सकते हैं वो आ गई। अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, अल्फा इक्वल था cos इनवर्स ऑफ √3/2 की इक्वल, यानी हमने इस अंदर वाले पोर्शन की वैल्यू निकाल ली है, ये वैल्यू आ गई π/6 यानी 30 डिग्री। अब हमें इसके ऊपर tan को ऑपरेट करना है तो दोनों साइड पर tan को ऑपरेट कर दें। tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ √3/2 is equal to tan of π/6। tan 30 डिग्री पर 1/√3 की इक्वल है, तो इस सारे फंक्शन का आंसर हमारे पास 1/√3 आ गया। जी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan के अंदर आ रहा है, तो सबसे पहले से सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा की इक्वल है tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स को यहां शिफ्ट करें तो tan अल्फा -1 की इक्वल आ गया। अब चूंकि अल्फा tan की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा को tan की डोमेन के साथ लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। अब देखना ये है कि वो कौन सा एंगल अल्फा है जिसको tan के अंदर सॉल्व करें तो आंसर -1 बन जाए। पहली बात तो ये है कि चूंकि tan इनवर्स के अंदर आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हुए ये माइनस तो बाहर आ गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सा एंगल है जिस पर tan की वैल्यू 1 होती है, यानी tan इनवर्स ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है? तो tan की वैल्यू 1 एंगल 45 पर होती है, यानी π/4। तो इससे ये पता चला कि tan इनवर्स ऑफ -1 जो है वो -π/4 की इक्वल है। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू लिख दें जो कि tan इनवर्स ऑफ -1 की इक्वल है, और इसका आंसर -π/4 आया। हमने अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया है, अब इसके ऊपर कोसेकेंट को ऑपरेट करना है दोनों साइड पर। कोसेकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ -π/4। कोसेकेंट को फाइंड करते हुए एंगल में जो माइनस आ रहा है ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा कोसेकेंट ऑफ π/4। कोसेकेंट 45 डिग्री, कोसेकेंट उल्ट है साइन का, तो साइन की वैल्यू 45 पर फाइंड करके उसको उल्टा देंगे। साइन की वैल्यू 45 पर 1/√2 होती है, उसको उल्टाएं तो √2 आ जाएगी। ये माइनस इसी तरह से कोसेकेंट की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल होने की वजह से √2 आ गई, यानी इस सारे फंक्शन का आंसर -√2 की इक्वल है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के अंदर आ रहा है, तो इससे सबसे पहले सपोज कर लें कि ये अल्फा की इक्वल है। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। साइन इनवर्स को यहां शिफ्ट कर दें, साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2। अब चूंकि अल्फा साइन की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा को साइन की डोमेन के साथ लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू +π/2।
जी अब देखना ये है कि वो कौन सा एंगल अल्फा है जिसके ऊपर साइन को ऑपरेट करें तो आंसर -1/2 आ जाए। ये माइनस यहां देखिए साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है, साइन इनवर्स या टेन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो वो एंगल से बाहर आ जाना है। तो अल्फा की वैल्यू को फाइंड करते हुए ये माइनस तो बाहर आ गया। अब सिंपल ये देखें कि साइन इनवर्स 1/2 किस एंगल पर होता है, यानी कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, और वो है 30 डिग्री π/6। अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दिस इज इक्वल टू -π/6। हमने इस अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया है। अब जस्ट इसके ऊपर सीकेंड को ऑपरेट करना है, तो दोनों साइड पर सीकेंड को ऑपरेट कर दें। सीकेंड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दिस इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ -π/6। सीकेंड के एंगल के अंदर अगर माइनस आ जाए तो माइनस ऑब्जॉर्ब हो जाता है, यहां बच गया सीकेंड ऑफ π/6। सीकेंड 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्ट होगा, cos 30 डिग्री पर स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो उसको उल्टाएं तो 2/√3। ये हमारे पास इस सारे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। जी नेक्स्ट पार्ट जो 7th है, इसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के अंदर आ रहा है। तो इससे सबसे पहले अल्फा की इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स को यहां शिफ्ट करें, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब चूंकि अल्फा साइन की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा को साइन की डोमेन के अंदर लिखेंगे, अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू +π/2। अब नेक्स्ट यहां पर हमें ये देखना है वो कौन सा एंगल अल्फा है जिसके ऊपर साइन को ऑपरेट करें तो आंसर 1/2 बन जाता है। तो टेबल में अगर देखें कि वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो वहां से अल्फा की वैल्यू हमें पता चलती है 30 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं π/6। लेफ्ट साइड में अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6। हमने इस अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया है। अब इसके ऊपर साइन को ऑपरेट करना है, तो दोनों साइड पर साइन को ऑपरेट कर दें। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। साइन 30 डिग्री पर 1/2 की इक्वल होता है, तो इस सारे फंक्शन का आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। जी नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है जी, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan के अंदर आ रहा है। इसे सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा की इक्वल है। लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स को यहां शिफ्ट करें तो tan अल्फा -1 की इक्वल आ गया, और यहां से हमें अल्फा जो है वो tan की डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा को tan की डोमेन के साथ मेंशन करेंगे। अल्फा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। अब वो कौन सा एंगल है, यहां देखना है कि वो कौन सा एंगल है कि जिसके ऊपर tan को ऑपरेट करें तो आंसर -1 आ जाए। इस माइनस को यहां से देख लेते हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स के अंदर आ रहा है, तो tan इनवर्स या साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो वो बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो अल्फा को फाइंड करते हुए ये माइनस तो बाहर आ गया। अब सिंपल देखना है कि tan इनवर्स 1 का आंसर क्या होता है, यानी वो कौन सा एंगल है जिस पर tan की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप टेबल से देखें तो tan 45 पर 1 की इक्वल होता है, जो कि π/4 है। हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, अल्फा की जगह उसका रिजल्ट लिख दें tan इनवर्स ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -π/4। अब यहां से अगर आप देखें, हमने इस अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया है, इसके ऊपर साइन को ऑपरेट करना है, तो साइन दोनों साइड पर साइन को ऑपरेट करें तो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 जो है साइन ऑफ -π/4। साइन के एंगल में माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और साइन 45 अंदर बच गया, या साइन π/4। साइन 45 पर 1/√2 की इक्वल होता है, तो इस सारे फंक्शन का आंसर हमारे पास -1/√2 आ गया। जी नेक्स्ट मैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स ऑफ 5/12 जो है ये साइन इनवर्स ऑफ 5/13 की इक्वल है। तो इसमें हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हुए राइट साइड की इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह से राइट साइड को सॉल्व करते हुए लेफ्ट साइड की इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ प्रूव कर रहा हूं। tan इनवर्स ऑफ 5/12 को सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा की इक्वल है।
लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12। इसे मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूं। इसका आंसर मुझे इसकी इक्वल प्रूव करना है। अगर ये अल्फा की इक्वल है तो प्रूव करना है कि ये वैल्यू भी अल्फा की इक्वल आती है। tan इनवर्स को यहां शिफ्ट करें तो tan अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 5/12। अब चूंकि अल्फा tan की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा को tan की डोमेन के साथ लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। हमने tan को कन्वर्ट करना है साइन के अंदर, तो रेशियोज में साइड्स की वैल्यूज चाहिए, तो इसको साइड्स के रेस्पेक्ट से या रेशियोज के रेस्पेक्ट से लिख लेते हैं। tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, बेस की वैल्यू आ गई 12। अब हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू 12 है। स्क्वायर्स ओपन करें, 25 प्लस 144, ये वैल्यू आ गई 169 जो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की इक्वल है। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब यहां पर प्लस माइनस के साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है ये साइड होती है और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तीनों साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने tan वाले आंसर को साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, नाउ साइन ऑफ अल्फा। आप इसे ट्राइंगल के साथ इस तरह से कंपेयर कर लें। सेंट्रल एंगल चूंकि अल्फा है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास रेशियोज के रेस्पेक्ट से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन को इधर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों की लेफ्ट साइड अल्फा की इक्वल है, दोनों ये लेफ्ट साइड में सेम है, तो फिर राइट साइड भी सेम होगी। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 tan इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13, और यही रिजल्ट हमें यहां पर प्रूव करना था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है जी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 जैसा है, उसके जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड है, तो ये उसके साथ ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं जी, cos इनवर्स ऑफ 4/5, इसे प्रूव करना है कि ये cot इनवर्स ऑफ 4/3 इसकी इक्वल होगा। तो यहां भी लेफ्ट से राइट की तरफ मैं रिजल्ट प्रूव करने लगा हूं। लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। cos इनवर्स को यहां शिफ्ट करें तो ये बन गया cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब चूंकि अल्फा cos की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो इसे लिख सकते हैं अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई। हमें cos को कन्वर्ट करना है cot के अंदर, तो वहां रेशियोज चाहिए होंगी, तो साइड्स के रेस्पेक्ट से इसे लिखा जा सकता है cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। यहां से बेस की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई। तो परपेंडिकुलर मिसिंग है, इसे हम पाइथागोरस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू 4 है। इसको यहां शिफ्ट कर दें, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर 9 की इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ जाएगी दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेने से। अब चूंकि साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं तो हम cos अल्फा को कन्वर्ट करते हैं cot इनवर्स के अंदर। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। सेंट्रल एंगल अल्फा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। हमें cot की वैल्यू चाहिए। cot चूंकि रेशियोज में tan के उल्ट होता है और tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फिर cot की वैल्यू बन जाएगी बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 है। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लें, cot को दूसरी साइड में शिफ्ट करें तो cot इनवर्स बन जाएगा, cot इनवर्स ऑफ 4/3।
3 आ गया। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, फिर दोनों की राइट साइड भी सेम होगी। इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 4/3। और यही रिजल्ट हमें यहां पर प्रूव करना था। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।